हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में अगर हम पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें तो हमें क्या क्या वहां पर जानकारी मिलती है पुरातात्विक दृष्टिकोण से, उसकी बात करते हैं। क्योंकि हम साहित्य तो पढ़ ही रहे थे, साहित्य में हमने ऋग्वेद पढ़ा, ऋग्वेद के बारे में बात। हाँ, साहित्य में एक चीज और है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद, अर्थात ऋग्वेद के ब्राह्मण का अर्थ है कि वेदों को समझाने के लिए जो गद्य के रूप में व्याख्या की गई उसे ब्राह्मण कहे जाते हैं। ये मुख्य रूप से कर्मकांडी है। तो ब्राह्मण में ऐत्रेय और कौशितक है, ऐत्रेय और कौशितक। इसी प्रकार से ब्राह्मण का अंतिम भाग है आरण्यक, और आरण्यक के बारे में कहा जाता है कि ये वो भाग हैं जिनके बारे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अरण्य यानी जंगल में जाना पड़ता था, तो इसलिए इन्हें आरण्यक कहा गया। तो ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितक आरण्यक भी हैं। और फिर उसके उपनिषद क्या है? उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेदों के ज्ञान की चरम परिणति होती है। इस प्रकार ये वेदांत है, तो ये ऐत्रेय और कौशितक क्या है? इसके वेदांत भी हैं। चलिए, ये तो हमने ऋग्वेद की बात की थी पीछे। अब बात आती है पुरातत्व के दृष्टिकोण से। अगर पुरातत्व के दृष्टिकोण से देखें तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पहली बात तो यह है कि लौह पूर्व अवस्था है, अर्थात यहाँ से लोहे के उपकरण नहीं मिलते हैं। लोहे के उपकरण जहां से मिलना शुरू होता है वहां से डिवीजन माना जाता है। यद्यपि कुछ आधुनिक जो शोध हुए हैं उसमें इस काल से भी, अर्थात 1000 BC से पहले भी हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन फिर भी एक जो मानक है उस मानक के अनुसार यह है कि जो लौह पूर्व अवस्था थी वो ऋग्वैदिक काल की थी। और जहां से लोहा मिलना शुरू होता है, अतरंजी खेड़ा से जब लोहे का फार मिलता है तो वहां से हम उत्तर वैदिक काल मानते हैं। दूसरी बात है, इस काल में काले और लाल मृदभांड का उपयोग होता था, काले और लाल मृदभांड का उपयोग होता था। तीसरी बात है, इस काल में ताम्रपुंज कॉपर हर्ट्स मिलते हैं, अर्थात तांबा का ढेर मिलता है, ठीक है। और चौथी बात है, गेरुवर्णी मृदभांड का काल है, ओसीपी का काल है। ये इसकी विशिष्टता है, ये इसकी विशेषता है। क्या? ओसीपी, ऑर्च कलर पॉटरी, ठीक है। और ये दोनों चीज हैं, ये कहां से प्राप्त होती हैं? ये गंगा के मैदान से प्राप्त होती है, गैंगेटिक प्लेन से ये चीजें प्राप्त होती हैं। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है। नदी सूक्त में तो 21 नदियों का उल्लेख है, लेकिन अगर हम पूरे ऋग्वेद को देखें तो उसमें 25 नदियों का उल्लेख है। क्लियर? 21 नदियां नदी सूक्त में है, 25 नदियां पूरे ऋग्वेद में वर्णित है। इस प्रकार से ऋग्वेद में हमने जो देखा पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखा, और इस साहित्यिक दृष्टिकोण से जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने लिया था उसका पूरा कंक्लूड किया। अब हम चलेंगे आगे राजनीतिक व्यवस्था पर। राजनीतिक संगठन की बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो इस वक्त सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार था। अब आपको यह जानना जरूरी है यहां पर कि ऋग्वेद में लोग अभी यायावरी यानी घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे। पशु इनके प्रमुख हैं, कृषि इनका अभी द्वितीय व्यवसाय है, यानी खेती। स्थायी जीवन नहीं जीते, पशुओं को चराते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। एक कबीले में रहते हैं जिसे जन कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार से देखें तो सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होता था, ठीक है। जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई था जिसके प्रमुख को क्या कहा? कुलप कहा जाता था। और ये जो कुलप होता था, क्योंकि कबायली समाज है, घूमने वाला है, तो ये हमेशा पिता के पास रहेगा या किसी पुरुष के पास रहेगा। पिता या बड़ा भाई क्या होता था? कुलप होता था, यानी परिवार का मुखिया होता था। और कई परिवार मिलके एक गांव बनता था जिसे ग्राम बोला जाता है, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामणी बोला जाता था। ग्रामणी नागरिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। ग्राम के बाद कई ग्रामों को मिला के एक विष बनता था जिसका प्रमुख विष्पति होता था। और जब कई विष मिलके जन बनते थे जिसका प्रमुख जनपति या राजा होता था। क्लियर है? जिसका प्रमुख जनपति या राजा होता था। अभी डिटेल से जाएंगे फिर हम। तो ये एक स्ट्रक्चर था कि जिस स्ट्रक्चर पर उस वक्त राजनीतिक संरचना थी, जो कि अभी पूर्ण रूप से विकसित तो नहीं थी, लेकिन एक कबायली राजनीतिक संरचना थी ये। इस काल में यद्यपि राष्ट्र और देश जैसे शब्द
हमें मिलते हैं साहित्य में, लेकिन ये राष्ट्र और देश जैसे शब्द संप्रभु राज्य के प्रतीक नहीं है। ये संप्रभु राज्य के प्रतीक नहीं है। देश और राष्ट्र शब्द हमें मिलते हैं, लेकिन संप्रभु राष्ट्र जैसे कि जो ऑटोनोमस, जो आज राज्य की अवधारणा है या जो भी मौर्य काल में राज्य की अवधारणा थी, उस संबंध में प्रयोग नहीं हुए हैं। इस काल में संघर्ष और युद्ध होते रहते थे, खास तौर से जो चल संपत्ति है जैसे गाय है या पशु है उसको लेके काफी होते थे, ठीक है। और इस प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध है वो है दास राज्य युद्ध। अब जो दास राज्य युद्ध या 10 राज्य युद्ध, राजाओं का युद्ध था, ये रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें दो वर्ग थे, ठीक है, 2 ग्रुप थे। पहला जो था, एक तरफ तो भरत कबीला था जिसके राजा सुदास थे, दूसरी तरफ 10 राजाओं का संघ था, जिसके 10 राजाओं का संघ था, और जो सुदास थे इनके पुरोहित वशिष्ठ थे और 10 राजाओं के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। अब हुआ क्या कि ये जो विश्वामित्र हैं ये पहले भरत जन के, जो भरत कबीला था, ठीक है, इसके पुरोहित हुआ करते थे, लेकिन चूंकि योग्यता में इनसे ज्यादा वशिष्ठ जो पुरोहित हैं वो मिले, तो इन्होंने वशिष्ठ को पुरोहित बनाया और विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया। इस बात से नाराज होकर विश्वामित्र ने क्या किया, 10 राजाओं का संघ बनाया और परिणाम स्वरूप दास राज्य युद्ध हुआ। अब इन 10 राजाओं का जो संघ था इसमें पंचजन थे। ऋग्वैदिक जो पंचजन है ये पूछा जाता है कई बार, तो पंचजन कौन कौन है? अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, ध्रुव, ये जो है पंचजन है, ठीक है, ये आर्य है। दूसरी तरफ अन्य जो जन थे वो और भी थे, अनिल, पक्त, भलानस, सिवी और विषाणी, ये 5। इस प्रकार से ये 10 राजा और भरत के मध्य युद्ध हुआ और इसमें भरत राजा सुदास विजयी हुआ। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण युद्ध था और माना जाता है कि जो भरत जन था, इसी भरत जन के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस समय के हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो आज क्या होता है, जैसे एक राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, उसकी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, कुछ अधिकारीगण होते हैं, कुछ प्रांतों में होते हैं जैसे राज्यपाल होते हैं। इसी प्रकार से हम इस समय भी देखेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर हम इस बात को ध्यान रखें कि जिस प्रकार से भी राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और अधिकारी होते हैं, राज्य में राज्यपाल होता है, उसके नीचे अधिकारी होते हैं, फिर ग्राम स्तर पर ऐसे ही होता है, तो सेम वैसे ही हम इस वक्त भी सोचेंगे तो हमें समझने में आसानी मिलेगी, ठीक है। तो जैसे आज लोकतंत्र है, उस वक्त ऐसे क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र का प्रमुख जो होता है वो राजा था। राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात जनता का रक्षक कहा गया है और पुरामवेत्ता यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है, ठीक है। और इस वक्त जो राजा था मुख्यतः युद्ध का नेता था। यद्यपि बाद में ये पद गौरवशाली हो जाता है। गौरवशाली होने से क्या मतलब है कि इस पद में वंशानुगत हो जाता है और उसके लिए राज्याभिषेक होने लगता है, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में, शुरुआत में ये युद्ध का नेता था, क्योंकि ये पशुपालक समाज है। अभी भूमि पर अधिकार, स्थायी अधिकार की जो अवधारणा है वो अभी स्थापित नहीं हो पाई है। लोग एक जगह पर टिक कर नहीं रह रहे हैं, क्योंकि पशुओं के लिए चारा चाहिए। इधर इन्होंने पशु चराए, फिर यहाँ से चारा खत्म हुआ, फिर आगे बढ़ गए। आज भी देखेंगे तो बहुत सी हिमालय में ऐसी जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं, तो सेम वैसे ही इस वक्त भी था। अब प्रारंभ में क्या था, राजा का चुनाव होता था और बाद में ये पद वंशानुगत हो गया, क्योंकि राज्याभिषेक होने लगा, जैसा मैंने अभी बताया आपको, और पद गौरवशाली हो गया है। जो चुनाव होता था, चुनाव समिति के द्वारा किया जाता था। ये समिति क्या थी? समिति इस समय की एक प्रकार से जो मंत्रिपरिषद होती है, जैसे भी सहायता देने के लिए कुछ लोगों का समूह होता है, वैसे ही थी, ठीक है। इस समय हमें 4 संस्थाओं के नाम मिलते हैं। 4 संस्थाओं के मिलते हैं, सभा, समिति, विदत और गण, ये प्रमुख हैं 4। इसके अलावा एक परिषद और पढ़ने को आपको मिलेगी। मेन रूप से परिषद जो है वो सैन्य कार्यों से संबंधित है। तो जो सभा है, सभा का वर्णन कितनी बार मिलता है, इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इनका कार्य क्या था, ठीक है, और इनका कितनी बार वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले सभा का 8 बार वर्णन आता है। इसमें महिलाएं भाग लेती थी, जिन्हें सभावती कहा जाता था। महिलाएं भाग लेती थी जिन्हें सभावती कहा जाता था। ये वर्तमान में राज्यसभा के समान है। इसमें राजनीति, न्याय और प्रशासन से संबंधित कार्यों को किया जाता था। क्या था? राजनीति, न्याय और प्रशासन से संबंधित कार्य।
दूसरी जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है समिति। इसका वर्णन 9 बार आता है, 9 टाइम्स है। ये राजा के इलेक्शन और री इलेक्शन यानी निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में भाग लेती थी, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और इसको जनसाधारण की आवाज माना जाता था। ठीक है, अगर देखें तो वर्तमान में लोकसभा की तरह कुछ कुछ है और इसका महत्व जो था वो इस संस्था से अधिक था, सभा से अधिक था। जो विदत है, विदत का वर्णन 122 बार आया है और ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं और यहाँ पर उपज का वितरण होता है या फिर युद्ध में लूटे गए माल का वितरण होता है। ठीक है, इस प्रकार से विशुद्ध रूप से कबायली संस्था है। ठीक है, ये प्राचीन संस्था भी होगी इंदो से क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो कबायली है। इसके अलावा एक गण नाम की एक संस्था है। गण मुख्यतः कुलीनों की सभा थी। तो ये 4 प्रकार की संस्थाएं सभा, समिति, विदत और गण थी। ऋग्वैदिक कालीन अधिकारियों की बात करें तो ऋग्वेद में 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जिसमें पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी है। जो पुरोहित है ये राजा का मित्र होता था, राजा के साथ युद्ध में जाता था और राजा की विजय के लिए कामना करता था। जो सेनानी था ये सेना का नेतृत्व करता था युद्ध काल में और शांति काल में ये नागरिक कार्य भी करता था। जो ग्रामीणी है ये गांव का, जो गांव है, गांव का नेता है। ठीक है, और ये सेना का भी नेतृत्व करता है और गांव के नागरिक कार्य भी करता है। इसके अलावा 2 अन्य कर्मचारी का नाम मिलता है, स्पस और दूत। दूत का मतलब मैसेंजर हो गया जो संदेश इधर उधर ले जाता है। स्पस का मतलब हो गया गुप्तचर या स्पाई। ठीक है, इन 2 का भी होता है। अब बात करें इस वक्त जो न्याय व्यवस्था थी, जो न्याय था वो राजा करता था, पुरोहित की सहायता से करता था। ठीक है, इसमें पुरोहित उसकी सहायता करता था। यद्यपि स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में कहीं भी ये वर्णन नहीं मिलता है कि राजा न्याय व्यवस्था के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था की हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, इस वक्त सामान्यतः मृत्युदंड नहीं दिया जाता, अर्थात मृत्युदंड देने की प्रथा नहीं थी। और यदि एक व्यक्ति की जो जान की कीमत है वो 100 गाय लगाई जाती थी, यदि एक व्यक्ति की हत्या होती थी तो 100 गायों का दान देकर उससे मुक्त हुआ जा सकता था। इसलिए एक व्यक्ति की कीमत 100 गाय अर्थात शतदाय कहा गया है, इसे शतदाय कहा गया है। रात में पशु चोरी होती थी। ठीक है, पशु चोरी एक आम अपराध था, ये रात में होता था। ठीक है, और जो अपराधी होते थे उनको वर्णन मिलता है कि खूंटे से बांध दिया जाता था। आज भी गांव में देखेंगे आपकी, जैसे पकड़ा जाता है तो उनको बांध दिया जाता है कहीं पर, तो वैसे ही क्या था, अपराधियों को खूंटे से बांधने का वर्णन मिलता है। जब झगड़े कोई होते थे तो झगड़ों को निपटाने के लिए मध्यस्थ की व्यवस्था भी थी इस वक्त, और जो ऐसे मध्यस्थ होते थे उसे मध्यमशी कहा गया है। ठीक है, और जो अपराधियों को पकड़ने के लिए जो व्यक्ति काम करते थे उन्हें उग्र कहा गया, अर्थात वर्तमान में जो काम पुलिस करती है वो उस वक्त काम उग्र नामक व्यक्ति करते थे। इसके अलावा जो अपराधी थे उन्हें जीवग्रीव कहा गया है अपराधी को। ठीक है, अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करें तो इस वक्त टैक्स सिस्टम अभी अस्तित्व में नहीं आया है क्योंकि अभी इतना उत्पादन नहीं होता है। पहली बात तो स्थायी जीवन नहीं है, पशु चारण जीवन है, तो इसलिए यहाँ पर अभी टैक्स सिस्टम स्थापित नहीं हो पाया है। फिर भी हमें बलि का वर्णन मिलता है। बलि क्या है? बलि एक स्वेच्छा से राजा को दी गई भेंट है, यानी जो स्वेच्छा से राजा को देते थे कुछ, उसे बलि कहा गया है। अब बात करें हम सेना की। किसी भी राज्य के लिए सेना महत्वपूर्ण होती है। इस वक्त कोई व्यावसायिक सेना या पेशेवर सेना का गठन नहीं हुआ था। जो जन के लोग हैं वही लोग लड़ते थे, अर्थात जो मिलिशिया सेना थी इस वक्त, अर्थात जन के लोग ही सेना के रूप में काम करते थे और लड़ते थे। इस प्रकार से यहाँ पर ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण होती है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।